नागपुर की इस चुनावी सभा में इकट्ठे हुए मेरे सारे साथियों, मैं चुनाव के मौके पर आप लोगों के बीच में आया हूं। चुनाव में उत्तर प्रदेश को मैंने 4 दिन दिए थे और 4 दिन में 65 जगह 65 पार्लियामेंट की सीटों पर मैं घूमा था। किसी जगह भी ज़्यादा समय नहीं दे पाया और बाकी सूबों में भी 1-2 दिन देकर 16 तारीख तक जहां मत पड़ने वाले थे वहां प्रचार करने के बाद आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोगों का प्रचार 20 तारीख तक हो सकता है, लेकिन ये समय मैंने मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रखा था। उसमें से 24 घंटे का समय निकालकर मैं महाराष्ट्र के इस कोने में जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, उस कोने में महाराष्ट्र की 4-5 सीटों पर प्रचार करने के लिए पहुंचा हूं। साथियों, चुनाव के मौके पर जब चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 14 दिन का समय मिलता है तो समय का अभाव होता है। इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग काफ़ी संख्या में इधर इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ संख्या नहीं बल्कि जोश के साथ आप लोग नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसलिए आपकी संख्या को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों के जोश को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। चुनाव के मौके पर तो ज़्यादातर चुनाव की ही बातें कही जाती हैं, लेकिन जिस महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों से कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश की शासितकर्ता जमात बनना है, तो इसलिए चुनाव की बात के साथ साथ शासन और प्रशासन की बात भी कहना जरूरी हो जाता है। मैं सोच रहा था कि बाबा साहब के उस सपने को आप लोग भूल चुके होंगे जिसके बारे में मैंने पश्चिम महाराष्ट्र में सुना, लेकिन आज बाउल खंडे ने पिछली मीटिंग में फिर उस याद को ताज़ा कराया कि बाबा साहब का ये कहना था कि हमें इस देश की शासितकर्ता जमात बनना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने हम लोगों के लिए संघर्ष किया और हमें कुछ अधिकार दिलाए। सबसे बड़ा अधिकार जो हमें मिला है वो बराबरी के वोट का अधिकार मिला है। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। एक आदमी का 1 वोट और 1 वोट की 1 कीमत। इस किस्म का अधिकार
बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण हमें मिला, और इस अधिकार का इस्तेमाल करके बाबा साहब अम्बेडकर के लोग इस देश की शासित कर्ता जमात बन सकेंगे, ऐसा उनका सपना था। और सपना उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, अपने लोगों से कहा कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि आप लोगों को इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। इसलिए साथियों, अगर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करना है, पूरा करना है, तो हमें बहुत से कदम उठाने पड़ते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके बलबूते पर उनके बलबूते पर मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिसके आधार पर आप लोग इस देश के हुक्मरान बन सके, या बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर इस देश के हुक्मरान बन सके। ऐसा महाराष्ट्र में आपने कोई कदम नहीं उठाया है। उनका ख्याल था कि वोट का सही इस्तेमाल करके आप लोग इस सपने को पूरा करेंगे। आप लोगों ने 1971 में 1971 में कांग्रेस से समझौता किया। उस वक्त 521 पार्लियामेंट की सीटें होती थी, आज 543 हैं। 521 में से 520 कांग्रेस लड़ेगी और एक सीट पर बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी। ऐसा समझौता करके मैं उस वक्त पूना में था। गाडगे महाराज के धर्मशाला के अंदर से हाथों में हाथ उठाकर दादा साहब गायकवाड़ और वो कौन था, वो मोहन धारिया, कांग्रेस की तरफ से मोहन धारिया, दोनों ने हाथ खड़े करके कहा कि ये समझौता कोई मामूली समझौता नहीं है, ये समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच का समझौता है। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई कि गांधी के हिस्से में 520 सीटें आई हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के हिस्से में एक सीट आई है, मुझे ये सुनकर बड़ा दुख लगा कि भाई मैं तो अम्बेडकरी विचारधारा से प्रभावित होता जा रहा हूं, लेकिन अम्बेडकर की तो महाराष्ट्र में रगड़ाई शुरू हो गई है। 521 में से एक सीट, ये लोगों से उन्होंने कहा था बाबा साहब ने, और पूना के चारों तरफ के क्षेत्र में कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो कि आपको इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। तो मैंने कहा कि एक सीट लड़कर ये शासित कर्ता जमात कैसे बनेंगे? एक सीट के आधार पर शासित कर्ता जमात कैसे बनेंगे? अगर एक कामले चुनकर आ भी गया तो भाई वो पार्लियामेंट में जाकर क्या करेगा? मैं उनसे मिला उधर, वो भैंसों का काम करते थे शोलापुर में। दिल्ली में भी उन्होंने कुछ भैंसें रखी हुई थी। 5 साल में, उस वक्त 5 साल पार्लियामेंट चला करती थी, उस वक्त 5 साल पार्लियामेंट चला करती थी। 5 साल में एक बार उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे शासित कर्ता जमात बन सके। और अभी
हमारे इस क्षेत्र के उम्मीदवार आपके जाने माने नौजवान नेता सिद्धार्थ पाटिल ने बताया है कि किसी कारण रिपब्लिकन पार्टी जो मान्यता खो चुकी थी पिछले चुनाव में, उनको मान्यता मिल गई महाराष्ट्र में। अब क्या कारण है वो तो आप लोग जाने, लेकिन मान्यता मिल गई और उनको निशान मिला चढ़ता सूरज। अभी चढ़ता सूरज निशान पे अगला चुनाव वो लड़ रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव में जो उन्होंने युति की है कांग्रेस से, उसके आधार पर उनको 4 टिकट मिले हैं और 4 टिकट के आधार पर या तो उनको 2 MP जिताने चाहिए या फिर 16 लाख वोट लेने चाहिए। नहीं तो जो सूरज, अगर ऐसा ना हुआ तो जो सूरज पिछले चुनाव में चढ़ा था इस चुनाव में डूब जाएगा। जो सूरज पिछले चुनाव में चढ़ा था इसी चुनाव में डूब जाएगा। फिर बाबा साहब अंबेडकर का सपना शासित करता जमात का कैसे पूरा होगा भाई। मैं इस मौके पर आप लोगों के बीच में चुनाव के मौके पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने हमारे हमारे नेताओं की कमजोरी को समझा, मुश्किल और मुसीबत को समझा। हम लोगों ने उसमें सुधार पैदा करने की कोशिश की। बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट को चलाने वाले लोग या जानने पहचाने वाले लोग देश भर में मैं उनसे मिला, उनसे सीखने की कोशिश की, लेकिन कोई सीखने वाली बात मुझे नजर नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि इसमें हमें कोई और, इस विचारधारा में कोई और जो कमी है वो पूरी करनी चाहिए। मुझे कमी क्या नजर आई कि बाबा साहब अंबेडकर को जब तक वो जिंदा रहे 1956 तक, बाबा साहब अंबेडकर को गांधी जी और उसकी कांग्रेस ने और दूसरे नेताओं ने सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट का लीडर बनाकर रखा। शेड्यूल्ड कास्ट से बाहर वो ना जा सके, ऐसा प्रबंध उन्होंने किया। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट उस वक्त बाबा साहब के जमाने में पूरे देश में 100 में से 15 थे। अगर 100 में से 15 लोग भी बाबा साहब के साथ जुड़ जाएं तो भी शासित करता जमात नहीं बनती है। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर की अपने जमाने में अपनी मुश्किल थी, उनके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 1952 में काजरोलकर ने उनको बॉम्बे में हराया और 54 में उनको आपके नजदीक भंडारा है, भंडारा से बोरकर ने हराया। बाबा साहब अंबेडकर के लिए खुद चुनाव जीतना, पार्लियामेंट में पहुंचना मुश्किल हो गया था। लेकिन 1946 में बाबा साहब अंबेडकर ने सोचा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जहां संविधान बनेगा वहां पहुंचना जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र के लोग तो उनको नहीं पहुंचा सकेंगे, देश में और जगह भी नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को
बंगाल जाना पड़ा। बंगाल में चंडाल रहते हैं, जैसे उस वक़्त महाराष्ट्र में महार, चमार और मांग रहते थे, तो उधर चंडाल लोग रहते हैं। चंडालों की मूवमेंट बाबा साहेब की मूवमेंट से पहले शुरू हुई थी। उनकी मूवमेंट में जो मैंने बाद में स्टडी किया, उस मूवमेंट को चलाने वाले हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर थे, और उन्होंने अपने लोगों को पढ़ने लिखने के मामले में और दूसरे मामले में काफी उठाया। और चंडालों की मूवमेंट में जब बाबा साहब अम्बेडकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस साल पहला चंडाल बैरिस्टर बनके इंग्लैंड से वापस आया। इतनी मूवमेंट उनकी देश में अगर मनुवाद के आधार पर गिराए हुए लोगों की अगर सबसे बड़ी मूवमेंट 19वीं सेंचुरी में थी, तो वो चंडाल लोगों की थी। उस मूवमेंट के कारण वो काफी तैयार हो चुके थे और जागरूक हो चुके थे, उनको सूझबूझ थी, और सूझबूझ के कारण उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि संविधान बनाने के लिए उस असेंबली में आपका जाना जरूरी है। अगर आप दूसरी जगह से चुनकर नहीं आ सकते हैं, अगर महाराष्ट्र के लोग आपको चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं भेज सकते हैं, तो आप बंगाल में आए। जयसुर और खुलना, जहां चंडालों की आबादी 52% थी, तो वहां से हम आपको चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज सकते हैं। तो इस तरह से 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर संविधान बनाने वाली असेंबली में पहुंचे और संविधान बनाया। और संविधान में जो जो हमारे अधिकार हासिल किए, उनके बारे में आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात की चर्चा करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, हमें इस देश की शासित कर्ता जमात बनना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के ज़माने में उनकी इतनी मुश्किलें थी, उन्होंने जो 1932 में 18 अगस्त 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो अधिकार हासिल किए थे, वो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करने के बाद वो उनको गंवाने पड़े। और भी उनकी मुश्किलें रही, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के रहते हुए कांग्रेस पार्टी और दूसरी मनुवादी पार्टियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को शेड्यूल्ड कास्ट से आगे नहीं बढ़ने दिया, 15% से आगे उनको नहीं बढ़ने दिया। लेकिन 1956 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट्स ने बाबा साहब को नीचे खींचा, उनको नीचे खींचा। जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट 15% में थी, उसको 1% तक ले आए, क्योंकि उनकी मूवमेंट को मारों तक सीमित रखा, जिनकी पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट के में भी 6% है। तो देश की पॉपुलेशन का 1 हो गया। 100 में से 1 आदमी अगर बाबा साहब को मानता है, तो भाई कैसे शासित कर्ता जमात बनेगी? तो इसलिए नहीं बन सकी।